मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज इसी मस्ती के क्रम को जारी रखते हुए पॉलिनोमियल नामक चैप्टर को शुरुआत करते हैं और जो कि आपके बुक में चैप्टर 2 में है, अध्याय 2 में। तो पहले सीखेंगे कि बहुपद क्या होता है, कैसे पहचानते हैं। उससे भी पहले कुछ और बेसिक है, उसको पहले सीख लेते हैं। मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, आपको पढ़ना है। ये क्या लिखा हुआ है? सामान्य जैसा पढ़ते हो, बिल्कुल पढ़ो, सही पढ़ रहे हो। 4x, ठीक है। अब ना इसका एक अलग नाम होता है, इसमें कई को डाउट हो रहा होगा, ये तो 4 है, इसका अलग से नाम क्या होगा? यहाँ पे जो लिखा जाता है उसका एक अलग नाम होता है गणितीय भाषा में, इसको हम कहते हैं अचर। सही सुन रहे हो, बिल्कुल, अचर, ठीक। अचर इंग्लिश शब्दावली इसकी है कांस्टेंट। समझ में आई बात? और इसको कहते हैं चर। बिल्कुल सही सुन रहे हो, चर, ठीक है। इंग्लिश शब्दावली इसके लिए यूज की जाती है वेरिएबल, ठीक। अब देखो यहाँ पे x और 4, ये एक अचर हुआ और ये क्या हुआ? चर हुआ। अब ना, अच्छा, 4 को एक और अलग नाम से जाना जाता है, यहाँ पे जो लिखा जाता है चर के बगल में, उसको गुणांक भी कहते हैं। चर का गुणांक, किसका गुणांक? चर का गुणांक, x का गुणांक कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको एक और शब्दावली से जाना जाता है, क्या? गुणांक। गुणांक, क्लियर। अब यहाँ पे एक एक लाइन ना लिख लेते हैं, पहले चर के बारे में लिखते हैं। वेरिएबल, ठीक। तो लिखते हैं चर का एक सामान्य भाषा में, बताओ, हिंदी बोलते हो तो क्या अर्थ लगा सकते हो? चर मतलब क्या? जो चल रहा हो, बदल रहा हो, है ना, परिवर्तित हो रहा हो, है ना, अपने मान में परिवर्तन कर रहा हो, बदलाव कर रहा हो, वही क्या कहलाता है? चर। इसी को एक लाइन में लिख देते हैं, वह गणितीय राशि, ठीक है। वह गणितीय राशि जिसका मान, जिसका मान, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, शर्त के अनुसार, किसके अनुसार? शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार बदलता रहता है, बदलता रहता है, चर राशि कहलाती है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल को देखेंगे, या ये देखें कि किससे इसको प्रदर्शित करते हैं। तो जनरली हम एक्स वाई जेड, जो अंग्रेजी वर्ण वाला का स्मॉल लेटर है, छोटा वाला, उसी से प्रदर्शित करते हैं। सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा एक्स, वाई, ठीक है, फिर जेड, फिर आपको एस भी दिख सकता है, फिर टी भी दिख सकता है ना, आर भी दिख सकता है, एटसेट्रा, ठीक। ये हो गया। और फिर क्या देख लेते हैं? अचर को, क्या? अचर, इंग्लिश शब्दावली इसके लिए कांस्टेंट, ठीक, कांस्टेंट। अब देखिए इसी का सिर्फ क्या अपोजिट हो जाएगा, इसी का अपोजिट, जो स्थिर हो, जो न चलता हो, जो परिवर्तित ना होता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? अचर, ठीक है। तो इसके लिए लिख देते हैं वह गणितीय राशि, गणितीय राशि जिसका मान, जिसका मान क्या हो? सदैव स्थिर हो, क्या हो? स्थिर हो, अचर राशि कहलाती है, ठीक। अब इसके उदाहरण को देखें तो सबसे ज्यादा आपको संख्यात्मक मान दिखेगा, क्या दिखेगा? संख्यात्मक मान। जैसे यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो यहाँ पे कोई भी वास्तविक संख्या आपको दिख सकती है। तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं संख्यात्मक, संख्यात्मक
मान। अगर कल्पना करो कि वह संख्यात्मक मान ए बी सी है या ए है, तो वहां पे क्या हो सकता है, कैसे लिखेंगे फिर चर और अचर को, ए एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फिर, ए हो जाएगा अचर और एक्स क्या हो जाएगा, चर। क्लियर, ये ध्यान देने वाली बात है। फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसमें बीजीय व्यंजक, थोड़ी सी एक शब्दावली छोटी सी आती है, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक को समझ लेंगे, इसके बाद फिर हमें बहुपद समझने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, क्या समझते हैं बीजीय व्यंजक। हमने अब तक क्या सीखा, चर और अचर, चर और अचर, बस इन्हीं को साथ में लिखो और विभिन्न संक्रियाओं के साथ इनको जोड़ दो। ठीक है, या इन विभिन्न संक्रियाओं को यूज करके एक साथ लिख दो, वो क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक। तो यही लिख देते हैं, चर व अचर, चर व अचर से युक्त व्यंजक, चर व अचर से युक्त व्यंजक जो आपस में विभिन्न संक्रियाओं, विभिन्न संक्रियाओं द्वारा, जो आपस में विभिन्न संक्रियाओं द्वारा जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझो थोड़ा सा क्या होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे चार, ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। 4y यह भी एक बीजीय व्यंजक है। 1/y यह भी एक बीजीय व्यंजक है। ठीक, ये एक एक पद वाले हैं ना, एक पद इसमें है, एक पद इसमें, एक पद इसमें। अब 2 या 3 पद वाले लिखते हैं, जिसमें 2 या 3 पद होंगे, उसका उदाहरण देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, यहाँ पे माइनस होना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये क्या हो जाएगा, यह भी एक बीजीय व्यंजक है। फिर और देख लें तो 1/x स्क्वायर प्लस एक्स, यह भी एक बीजीय व्यंजक है। फिर चर को बदल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे चर को ध्यान देना है कि कौन सा बीजीय व्यंजक किस चर में है ना। तो यहाँ पे y के घात -2 प्लस y, यह भी एक बीजीय व्यंजक है, एटसेट्रा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, y के घात 2/3 प्लस y, ठीक, यह भी एक बीजीय व्यंजक है। ये सब उदाहरण हो गए बीजीय व्यंजक के। ठीक, अब मेरे को लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अब लिखते हैं बहुपद। क्या लिखते हैं, बहुपद। तो लिखते हैं ऐसा बीजीय व्यंजक, अच्छे से सुनेंगे ना, पॉलिनोमियल्स, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें, ध्यान से सुनो, जिसमें चर की घात, चर की घात में केवल पूर्ण संख्याएं, चर की घात में केवल पूर्ण संख्याएं हों, केवल क्या हो, पूर्ण संख्याएं, तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद। वो क्या कहलाएगा, बहुपद। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, बहुपद। ठीक है, इसके एग्जाम्पल को अच्छे से समझो, क्योंकि इसे
इसी को हमें 10वीं में भी पढ़ना है, फिर आप 11वीं 12वीं में जो भी जाओगे तो वहाँ पढ़ोगे, यानी कि पूरी लाइफ इसका यूज होना है। कंपटीशन में जाओगे तो भी इसी का यूज होना है ना। तो देखते हैं हमने क्या लिखा, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात केवल क्या हो, चर की घात में केवल पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है फिर बताओ, पूर्ण संख्या जब पता नहीं होगी तो फिर कैसे पहचान पाओगे कि बहुपद है या नहीं है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ठीक है। ये क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं। 0 1 2 3 4 5 6, ये सभी संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्या। तो लिखते हैं यह एक बहुपद है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसमें लिखा है कि चर की घात में केवल पूर्ण संख्याएं होंगी, तो हम क्या लिख सकते हैं। अच्छा, इसको ना एक अलग एग्जाम्पल में रखते हैं, बाद में सीखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 यह एक बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसमें चर की घात में केवल क्या है, पूर्ण संख्याएं। तो यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है ना, बताया था 1 है, क्या है 1। ये सब 2 और 1 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या। सो ये क्या है, एक बहुपद है, एक पोलिनोमियल है, ठीक है। फिर x प्लस 5 यह भी एक पोलिनोमियल है, ठीक है। फिर x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 यह भी एक बहुपद है, ठीक है। और ये हो गए इस बहुपद के उदाहरण। अब ध्यान देना, 5x प्लस 6 यह भी एक बहुपद है। हमें देखना क्या है, सिर्फ चर जो है उसकी घात में क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। तो जितने भी चर दिख रहे हैं उनमें देखो कहीं पे क्या पूर्ण संख्याओं के अलावा कोई पावर दिख रही है, नहीं दिख रही है, ठीक। इसलिए ये सब क्या हो जाएंगे, बहुपद के उदाहरण। अच्छा, हमने एक एग्जाम्पल लिया था 4, क्या लिया था 4, तो इसमें तो चर है ही नहीं, हमें देखना है चर की घात। तो हमने चैप्टर 1 में बताया था कि x की घात 0 लिखो तो क्या आता है, 1 आता है ना। तो 4 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे x की घात 0। अब यहाँ x दिखा, x की घात 0 लगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 गुणे 1 बराबर क्या हो जाता है, 4, 4 एकम 4। तो ये लिखा क्या है, ये 4 ही लिखा है, लेकिन x की घात 0 लगा दिया तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हमारा काम भी हो गया, x भी आ गया, चर भी आ गया और 4 के मान में परिवर्तन भी नहीं हुआ। तो यहाँ x की घात अब 0 है, एक पूर्ण संख्या है, तो ये क्या हो गया, एक बहुपद है। लेकिन कैसा बहुपद, अचर बहुपद, ठीक है, ये ध्यान देंगे। अभी हम बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे अचर बहुपद हो जाता है ना। और अचर बहुपद की घात क्या होती है ये भी सीखेंगे। तो ये बहुपद के उदाहरण हैं। अच्छा, सभी में हमने क्या रखा है, चर x ही रखा है, तो x ना रख के y भी रख सकते हो, z भी रख सकते हो, w भी रख सकते हो, है ना। तो ये हो गया बहुपद। अब हम सीख लेते हैं बहुपद के प्रकार। बेसिकली 2 टाइप के सीखेंगे, है ना, जितना कि हमें सीखना चाहिए, अभी जितनी हमें ज़रूरत है। देखो क्या है बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। प्रकार में क्या आता है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। पहला आता है पद के आधार पर, किस आधार पर, पद के आधार पर। फिर इसमें पहला नंबर आ जाएगा, पद के आधार पर पहला नंबर आएगा क्या, एक पदी, ठीक है। किताब में शायद एक पद लिखा होगा, इसको हम बोलते हैं क्या, मोनोमियल। इंग्लिश शब्द इसके लिए मोनोमियल आता है, ठीक, मोनोमियल। देखो ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाता है, एक पदी, या एक पद वाला बहुपद।
एक पदी बहुपद कहलाता है। एक पद वाला बहुपद एक पदी बहुपद कहलाता है या एक पदी कहलाता है। ठीक, अब क्या, इसके एग्जाम्पल को देखो। इसमें सिर्फ क्या होगा, एक ही पद आएगा ना, एक ही टर्म आएगा। तो यह भी एक बहुपद है, यह भी एक बहुपद है, यह भी एक बहुपद है, सिर्फ एक एक टर्म वाले हैं ना, एक एक टर्म वाले पॉलिनोमियल है। फिर इसके बाद 7z, यह भी एक बहुपद है, एक्सेट्रा। तमाम ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, बस पकड़ना है, सीखना है। फिर आता है द्विपद, बाइनोमियल। ठीक, मोनो का मतलब होता है एक, बाई मतलब दो, ट्राई मीन्स तीन। तो इसके लिए इंग्लिश शब्दावली आती है बाइनोमियल। अब ऐसा या ऐसा लिखते हैं, दो पद वाला बहुपद। दो पद वाला बहुपद द्विपदी कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विपदी बहुपद कहलाता है। द्विपदी बहुपद कहलाता है, आपको लिख लेना है। इसके एग्जाम्पल को देखेंगे, इसमें सिर्फ दो पद होंगे, x प्लस 5, 7, x प्लस 10, है ना। फिर यहाँ पे 8y माइनस 4, ये सब एग्जाम्पल हैं दो पद वाले। फिर और देख लेते हैं तीसरा, त्रिपदी। क्लियर है? तो इसमें लिखते हैं कि तीन पद वाला बहुपद त्रिपदी कहलाता है, ट्राइनोमियल कहलाता है। ठीक है, त्रिपदी या त्रिपद बहुपद कहलाता है। ठीक, यहाँ से ये हुआ। अब इसके एग्जाम्पल को देख लेंगे, इसमें क्या होगा एग्जाम्पल इसमें केवल तीन पद आएंगे। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इसमें तीन पद हैं, एक पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। ठीक, और फिर यहाँ पे y घात 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6, ये भी एक तीन पद वाला बहुपद है। बस समझना है कि तीन पद वाले बहुपद हैं। अब देखो दूसरा आता है घात के आधार पर। घात के आधार पर यानी इस बार बेस क्या बनेगा? घात। अभी तक हम इसमें बेस बना रहे थे पद को, यानी जिस पद का जितने पद थे उस पद का बहुपद कहलाता था। तीन पद वाले बहुपद को तीन पद, इसमें चार पद हैं चतुर्पद, है ना, जिसमें दो पद हैं द्विपदी, एक पद वाले को एक पदी। अब यहाँ पे मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल ये सब कहलाता है। अब यहाँ पे घात के आधार पर, ये बहुत ही आवश्यक है सीखना। ठीक है, तो पहला इसमें आता है रैखिक बहुपद। क्या? रैखिक बहुपद। क्या आता है? रैखिक बहुपद। बात समझ में आ रही है? लीनियर बोलते हैं इसको, LEA, स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, आने वाला कहाँ गया? यस, क्या बोलते हैं इसको? लीनियर, L लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, ये लीनियर पोलिनोमियल कहलाए। इसकी इसकी पहचान क्या है? तो लिखते हैं
ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात केवल एक हो। चर की घात में क्या होना चाहिए? एक। तो कैसा बहुपद होगा? रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। अब देखो इसके मानक रूप को देख लो पहले, किस रूप का दिखता है? मानक रूप। मानक रूप इसको लिखने का तरीका है ए एक्स प्लस बी। वेयर, ध्यान देना है यहाँ पे, ए का मान कभी भी 0 नहीं होगा। दूसरी बात, ए और बी क्या होंगे? ए और बी क्या होंगे? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं, ये ध्यान दे लेना है। अब इसके अच्छा, इसमें अधिकतम कितने पद हो सकते हैं ये भी ध्यान दे दो। इसमें अधिकतम 2 पद हो सकते हैं। ठीक है, 2 पद हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, इस टाइप का होगा, x की घात कितनी होगी? जो भी चर होगा, x होगा, y होगा, t होगा, r होगा, उसमें घात क्या होगी? केवल 1 होगी। तो बस देख लेना है 4x + 5। ठीक है, क्या यह रैखिक बहुपद नहीं है? ये भी है। हमने कहा कि अधिकतम 2 पद हो सकते हैं, तो अधिकतम हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम की बात हमने कही ही नहीं है, एक भी पद हो सकता है ना। और ये हुआ 6y + 1। चर बदलते जाइए एटसेट्रा। फिर आता है दूसरा, आता है, पहला क्या था? रैखिक। दूसरा होता है द्विघात। क्या? जो कि बहुत ही आवश्यक है समझना। यही है 10वीं में भी पढ़ना है, और अभी तो समझना ही है। द्विघात बहुपद जिसमें क्या होगी? 2 घात होंगी, जिसमें चर की घात क्या होगी? 2। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब देखो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात, घात किसकी देखनी है? चर की ही देखनी है। चर की घात केवल 2 हो। चर की घात में क्या हो? 2। द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद कहलाता है। इसका मानक रूप देखो तो, मानक रूप बिल्कुल समझ लेना है और दिमाग में रखना है ना, एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये हो जाएगा ax² + bx + c। बट अभी अधूरा है, a का मान 0 कभी नहीं। a b c कैसी संख्याएं? वास्तविक। ठीक है, इसमें अधिकतम कितने पद हो सकते हैं? द्विघात बहुपद में कितने अधिकतम पद हो सकते हैं? बिल्कुल बताओ। 3
पद हो सकते हैं। एग्जाम्पल देख लो भाई। एग्जाम्पल में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 ये एक द्विघात बहुपद है ना। फिर 2x² प्लस 6 ये भी द्विघात बहुपद है ना। हमने कहा है अधिकतम 3 पद हो सकते हैं, तो न्यूनतम की बात मैंने करी ही नहीं, ये भी एक द्विघात बहुपद। फिर है 4y² प्लस y, इसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद की घात। क्या? बहुपद की, बहुत ही आसान है ये बहुपद की घात। बस हमें घात को समझ लेना है कि घात कहाँ होती है, कैसे लिखते हैं, बाकी तो ये चुटकियों का खेल है। ये हेडिंग है ना बहुपद की घात, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में भी बनते हैं और बुक में तो है ही है। बुक में तभी है, बुक में है तभी तो एग्जाम में आता है। ठीक, एक लाइन लिख लेते हैं कि बहुपद में जो होगा सो बहुपद में ही होगा। बहुपद में चर, ये ध्यान देना यहाँ पे चर का बहुत बड़ा रोल होता है इस चैप्टर में। बहुपद में चर की अधिकतम, बहुपद में चर की अधिकतम घात, बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात, ये त लिखा है ना, घात कहते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में कोई सा भी बहुपद लिखो। हम एक बहुपद लिख रहे हैं 3x² माइनस 5x प्लस 2, ये एक बहुपद है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चर है, चर क्या है पहले ये ध्यान दो, x है। अब x की घात 2 है, x की घात यहाँ 1 है, दोनों जगह पूर्ण संख्या है, ठीक है, तो ये बहुपद है। चलो अब बहुपद की घात देखना है, तो बहुपद की घात हमने क्या लिखा, बहुपद में चर की घात। अब चर की घात देखनी है बोला, अचर की नहीं। अधिकतम घात को, चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है, अधिक से अधिक कितनी है, 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो अधिक कितना है 2, तो बहुपद की घात हो जाएगी 2। इसका हल कैसे लिखेंगे, में या बहुपद में, जो भी लिखो, में बहुपद की घात बराबर 2। क्लियर हुआ? बस एक्सरसाइज पे चलेंगे तो ढेर सारे सवाल होंगे, सीखेंगे। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, गुणांक। गुणांक को भी थोड़ा सा स्पष्ट कर दें। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ 10x² प्लस 5x² प्लस 10x की घात 4 प्लस 16x प्लस 9x की घात 3। ठीक, अब यहाँ पे देखो, इसमें तो पहले बताओ कितने पद हैं, एक ही सवाल में सब कुछ सीख लेते हैं। इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4, 4 पद हैं कुल। ठीक है, पद पूछा तो 4। अच्छा, बहुपद की घात पूछे इसमें, तो बहुपद की घात, तो चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, 4, तो बहुपद की घात हो जाएगी 4। दूसरा सीख लिया मैंने। फिर यहाँ पे गुणांक सीखना है। x² का गुणांक क्या है, 5। x की घात 4 का गुणांक क्या है, +10। x का गुणांक क्या है यहाँ, +16। x की घात 3 का गुणांक क्या है, +9। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखना है कि x जो है यानी चर जो है वो कभी भी बिना चर के नहीं आता है, ये ध्यान देने वाली बात है, सबसे बड़ी बात।
चर जहां भी होगा साथ में अचर को लेके बैठेगा, बगल में बैठा के रखा है। इन दोनों में बहुत बड़ी मित्रता है। चर अपने मित्र यानी अचर को कभी भी छोड़ता नहीं है, अकेला कभी नहीं रहता है। आप कहोगे कि भाई ये तो चर है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे कौन सा अचर बैठा है, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एक है, ध्यान दो, क्या है, एक। एक्स का मित्र यहाँ पे हो जाएगा एक, एक्स का गुणांक यहाँ पे होगा एक। समझ में आ रही बात? यहाँ पे एक्स का गुणांक एक, एक मतलब प्लस एक। ये हुआ कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं। स्पेलिंग इसकी क्या होती है, इंग्लिश शब्दावली इसके लिए आती है कोफिशिएंट। क्या, मैं अगर एक बार बोल रहा हूँ, इसको तुम 4 बार बोलो, है ना, 4-5 बार बोलो, तब जाके दिमाग में कहीं एडजस्ट हो पाएगा। क्योंकि पहली बार सुन रहे हो, शायद ज़्यादातर बच्चे तो पहली बार ही सुन रहे हैं। इसको अच्छे से समझो, सुनो और बार बार बोलने का प्रयास करो। इंग्लिश शब्दावली इसके लिए आती है, चल क्यों रहा है धीरे धीरे, डबल एफ सी ओ ई, डबल एफ आई सी आई ई एन टी, कोफिशिएंट। ठीक है, ये सी लिखा है ना, ध्यान देना, सी आई, इसको गुणांक बोलते हैं। अब इसके बाद मेरे हिसाब से बेसिक बेसिक जो बातें थी हो गई। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं, जो भी समझ में आएगा नया वहाँ भी डिस्कस करेंगे। गुणांक के बारे में बता दिया, घात के बारे में बता दिया। अब आती है मेरे ख्याल से एक्सरसाइज की बारी। कोशिश करो बच्चे, कोशिश करो, है ना, कोशिश करना ही सबसे बड़ी सफलता है। कोशिश कर, हल जरूर निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा, लेकिन निकलेगा जरूर, निकलेगा जरूर। किसी की भी मेहनत बेकार नहीं जाती, है ना। इसलिए एक दिमाग में बैठा लो कि मेहनत ही है जो सबसे बड़ा राज है, कार्य ही है जो सबसे बड़ा राज है। कार्य नहीं करोगे तो परिणाम कभी सामने निकल करके नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ गया, ये हुआ 2, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। पहले अच्छे से सवाल को पढ़ो, कम से कम 2 बार पढ़ो, और तब तक पढ़ो जब तक कि समझ में न आ जाए। तो पढ़ो, निम्नलिखित व्यंजकों में से, व्यंजक मैंने बताया कौन कौन एक चर में बहुपद है, ध्यान देना है कौन एक चर में है, कौन कौन नहीं है, ठीक, कौन है कौन नहीं है। फिर आगे कहता है कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो कारण भी बताना है कि क्यों नहीं है। तो पहला सवाल क्या है, पहले सवाल को देख लेते हैं। पहला सवाल है 4x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7, ये सवाल रहा। अब ये कहता है कि एक चर में बहुपद है कि नहीं। पहले ये देखो, इसमें एक चर लगा है क्या, 2 चर हैं, 3 चर हैं, तो साफ साफ दिख रहा है कि x ही आया है, और 2 बार आया है। 2 बार आया या 3 बार आया उससे मतलब नहीं है, पर आया क्या है, सिर्फ x। इसका मतलब ये एक ही चर में लिखा गया है। अब देखो, बहुपद के लिए क्या बताया था मैंने, चर की घात में क्या होना चाहिए, केवल पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, सॉरी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घात में क्या होना चाहिए, केवल और केवल पूर्ण संख्याएं। x की घात यहाँ पे क्या है 2, जो कि एक पूर्ण संख्या है। x की घात यहाँ पे क्या है 1 है, जो कि पूर्ण संख्या है। सो इसलिए यह एक चर में बहुपद है। क्लियर। दूसरा सवाल मैं यहीं पे यूज कर लेता हूँ। दूसरा लिखा है y की घात 2 प्लस अंडर रूट 2। हमें किसका देखना है, चर का देखना है। पहले ये देखो, क्या एक चर लिखा है इसमें, बिल्कुल y लिखा है, जो कि एक चर में लिखा हुआ है। अब y की घात यहाँ पे देखो क्या पूर्ण संख्या है, बिल्कुल 2 है, 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या। सो यह भी एक चर में बहुपद है। फिर तीसरे को देखो, तीसरे को ना लिख के दिखाते हैं। 3 अंडर रूट टी, ये अंडर रूट के अंतर्गत लिखा है, प्लस टी अंडर रूट 2। क्लियर।
अब क्या देखना है इसमें, पहले तो देखो क्या एक ही चर लगा है, सही बात है, टी उपयोग किया गया है, एक ही चर है, पहली कंडीशन तो लागू हो रही है। अब दूसरी कंडीशन, चर की घात में केवल पूर्ण संख्या, तो क्या टी की घात में केवल पूर्ण संख्या है, यहाँ तो दिख रहा है एक है, ठीक, टी की घात यहाँ एक, किंतु यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो रूट टी लिखा है मैंने एक चैप्टर में बताया था, इसको हम क्या लिखेंगे, 1/2। अब ये क्या बना, ठीक। अब यहाँ पे टी की घात क्या हो गई, परिमेय संख्या, और होना क्या चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ क्या, पूर्ण संख्या। तो यह एक बहुपद नहीं है, यह एक बहुपद नहीं है, बीजी व्यंजक है किंतु बहुपद नहीं है। चौथे को देख लो, चौथा भी लिख के दिखाते हैं, y+2/y, y+2/y, ठीक। अब देखो चर तो एक ही है, पहली कंडीशन लागू हो रही है, दूसरी कि चर की घात क्या पूर्ण संख्या केवल है, यहाँ पे तो है एक भाई, किंतु जो दूसरा टर्म लिखा हुआ है ये हो जाएगा 2 की घात -1। ये -1 कहाँ से हो रहा है, मैंने पहले चैप्टर में काफी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, ठीक। तो ये भी एक बहुपद नहीं है। अच्छा, पांचवें को मैं नहीं लिख, पांचवें को अलग से नहीं लिखता हूँ, बस यहीं पे दिखा देता हूँ कि ये क्या है। पहला देखो क्या कहता है, एक चर में बहुपद, तो देखो क्या इस बहुपद में एक चर लगा हुआ है, तो साफ साफ दिख रहा है कि एक चर नहीं है, x है, y है, t है, इट मीन्स तीन अलग अलग चर का उपयोग इसमें किया गया है। अब पहली कंडीशन लागू नहीं होती तो दूसरे में क्या देखेंगे, है ना। वैसे ये बहुपद है, ये बहुपद है, किंतु इस सवाल के अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर नहीं होगा, यानी इस सवाल के अकॉर्डिंग ये बहुपद की श्रेणी में नहीं आएगा, है ना। इसमें पूछ रखा है एक चर में, इसमें तीन चर हैं, ठीक, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा, किंतु ये पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल सिर्फ कहता कि है कि नहीं तो ये बहुपद है। क्लियर हुआ, काफी अच्छा है, काफी आसान सवाल है। फिर सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, काफी अच्छे से पढ़ना है, पहले स्पष्ट करो कि सवाल कहता क्या है। मैंने निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना है, x की घात 2 का गुणांक ज्ञात करना है। तो देखो हमने गुणांक की बात अभी की थी, कोफिशिएंट किसकी बात की थी, कोफिशिएंट किसका देखना है, जिसका क्वेश्चन में कह रहा है x की घात 2 का, एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, गुणांक मतलब उसके जस्ट बाएं साइड में कौन सी संख्या लिखी हुई है, समझ रहे हो। मैंने कहा था कि चर कभी भी अकेला नहीं आता, साथ में अचर लेके बैठता है। यहाँ पे क्या है, +1, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, +1, ठीक। इसी तरह दूसरे में लिख देंगे, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको काम करना है, प्रैक्टिस आपको करनी है, मैंने कंसेप्ट बता दिया, तरीके बता दिए, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छे से निखरोगे, है ना, सवाल उतना अच्छे से बनेगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, हमें इसका देखना है गुणांक। यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये है, इसका गुणांक ये पूरा होगा ना, ध्यान देना, π/2, π/2। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, ये बात मजे की है, इसको लिखते हैं, इसमें दिमाग लगाओ भाई, क्या हो सकता है, √2x-1। अब इसमें दिमाग लगाओ, एक्स स्क्वायर तो यहाँ है ही नहीं, किंतु प्लस या माइनस लगा के मैं यहाँ पे 0 × x लिख सकता और उसकी घात लगा सकता हूँ 2, क्योंकि इसमें कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, ठीक। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, बराबर 0। अच्छा थोड़ा सा ना ये लेट कर रहा है लिखने में। क्लियर हुआ। फिर तीन ही सवाल है इसमें,
क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा दिमाग लगाओ, इसमें अपने से करने की कोशिश करो। वीडियो को पहले रोक दो, सवाल को करो, पढ़ो और करने की कोशिश करो सेल्फ से, है ना, समझ में आएगा तभी। अपने से करोगे तो दिमाग को दौड़ाओगे, सोचोगे, तब अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे तो मैं बता दे रहा हूँ, देख के रट के लिख लोगे, है ना। पहले समझो, समझ में नहीं आता फिर वीडियो को चालू करो और आगे बढ़ो। इसमें कहता है 35 घात के द्विपद, चर की घात 35 होनी चाहिए और कैसा होना चाहिए, 2 पद होने चाहिए। तो पहले इसका लिख लेते हैं, लगा दो भाई, x की घात 35 प्लस 10, कुछ भी लिखो, है ना, ये बन गया। 100 घात के एक पदी, लिख दो भाई, x की घात 100। और एग्जाम्पल लिखोगे, y की घात 100। तमाम एग्जाम्पल है, लिखना भी सीख जाओ बस, कैसे लिखते हैं, क्या कहता क्या है, इस बात को समझ जाओ तो काफ़ी आसानी से कर पाओगे, ठीक है। और इसके लिए सवाल को 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ो, है ना। निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात, घात के बारे में भी बता दिया। बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद में चर की मैक्सिमम पावर, चर की अधिकतम घात। तो यहाँ पे एक सवाल को मैं बता देता हूँ, बाकी 3 आपको करना है। तो पहला क्या है, ये सब एक एक नंबर वाले सवाल हैं। 5x की घात 3 लिखा है ना, 3 लिखा है ना, ध्यान देना, ये प्लस 4x² प्लस 7x। यहाँ पे बहुपद की घात बतानी है, तो लिखेंगे में बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसी को बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। अब देखो इसमें बहुपद की घात क्या निकल के आएगी, निकल के आएगी सबसे बड़ी घात चर की, पकड़ो क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो सबसे बड़ी घात कितनी निकली, 3। ये हुआ लिखने का तरीका। इसमें लिखेंगे क्या, y की घात अधिकतम कितनी है, 2, तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुपद की घात 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, t की पावर पकड़ो, देखो क्या है, 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, t की घात 1 है, तो बहुपद की घात भी 1 निकल के आएगी। अच्छा, चौथे को देखो, लगाओ दिमाग यहाँ पे। हमने क्या कहा है, बहुपद की घात को कैसे पहचानते हैं, चर की घात को देखकर। लिखा है 3, ये लो भाई, 3 है, लेकिन यहाँ पे तो चर ही नहीं है, क्या करोगे फिर, हमको चर ही चाहिए, चर की ही पावर चाहिए, तभी तो हमारे बहुपद की घात निकलेगी। इसके लिए क्या करेंगे पता है, इसके इसको ना ऐसा लिख सकते हैं, 3x की घात 0। चलो भाई, अब आ गया चर, ठीक है। तो लिखेंगे मैं बहुपद की घात बराबर क्या निकल के आएगा, 0, ठीक है जी। इसकी जगह पे टोटल आ जाएगा 1, 3 एक कम 3, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये सब है, छोटे छोटे सवाल हैं, बस आपको करना है, 2 बार 3 बार पढ़ लेना है, कर लेना है, काफ़ी आसान सवाल है ये। और यही सब बातें ना 10वीं में जब आप जाओगे तो काफ़ी आसान लगेंगे, करोगे तो। अच्छा, ये बात, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है, चलिए कोई बात नहीं, इतने में ही काम चला लेंगे, समझना बस है। तो पहला सवाल क्या कहते हैं, पहले पढ़ो, 2 बार तो पढ़ो कम से कम। निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन रैखिक बहुपद, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है, काफी स्पष्ट किए हुए हैं। चर की घात अधिकतम देखो 2 है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, यहीं पे हम लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, 2 है तो द्विघाती बहुपद, ठीक है, द्विघाती बहुपद। मैंने कहा स्पेस कम है, यहीं पे काम हो जा रहा है। ये क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद, क्या, त्रिघात बहुपद, क्लियर। ये क्या हो जाएगा, चर की घात देखते जाओ, कितनी है अधिकतम, 2, ये भी क्या हो जाएगा, लिखोगे अपने से, ठीक है, द्विघात बहुपद या द्विघाती बहुपद। फिर ये क्या हो जाएगा,
इसमें चर की घात कितनी है? 1। और एक चर वाले जिसकी पावर 1 हो, जिसमें चर की पावर क्या हो? 1, उसको क्या बोलते हैं? लीनियर, है ना, रैखिक। क्या बोलते हैं? रैखिक। ये शब्दावली इसके लिए यूज की जाएगी। ये इसका हो जाएगा रैखिक, रैखिक बहुपद। फिर इसमें ये भी वही बात है, ये भी रैखिक है क्योंकि चर की घात क्या है? 1 है। ये कैसा है? ये है द्विघात, है ना। चर की घात कितनी है? 2, तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। फिर ये क्या होगा? इसमें चर की घात कितनी है? देखो कितनी है? बिल्कुल 3। 3 है तो त्रिघाती बहुपद। ठीक, त्रिघाती। इस तरीके से इस एक्सरसाइज भी हो जाती है, बेसिक भी हो गया। अच्छा, इसमें ना हम 2 नोट्स लिखाना चाहते हैं। 2 नोट। पहला नंबर, अचर बहुपद। अचर बहुपद की घात, अचर बहुपद की घात सदैव, ध्यान देना है, सदैव शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। दूसरा नोट्स कि एक होता है जीरो बहुपद। हमने बहुपद की जब कैटेगरी बताई थी तो वहां पे छोड़ दिया, है ना, ध्यान नहीं आया थोड़ा सा। अचर बहुपद किसको बोलते हैं ये भी तो ध्यान दो। जिसमें केवल संख्याएं होती हैं, है ना, केवल अचर पद होता है। जैसे कि अचर बहुपद समझने के लिए, यह एक अचर बहुपद है ना, यह भी एक अचर बहुपद है। ठीक, अब यहाँ पे शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद की घात क्या होता है? शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। क्या? अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये 2 बातें याद रखनी है। ये एक एक नंबर वाले ज़्यादातर सवाल इसमें हैं, और क्या हो सकता है कि 2 नंबर में भी पूछ दे, किंतु 1 नंबर में तो श्योर है कि पूछना ही है। तो इस तरीके से 2.1 की एक्सरसाइज भी हो जाती है और चैप्टर 2 का बेसिक भी हो जाता है। बस इस वीडियो को 2 बार, 1 बार देखना है अच्छे से। पहले तो नोट्स बनाओ, फिर इसके बाद एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज वीडियो को रोक करके करना है, तभी ज़्यादातर समझ में आएगा। और फिर क्वेश्चन को जरूर 2-2 बार पढ़ो, 2 बार 3 बार पढ़ो, इसके बाद सवाल पे जाओ, और अच्छे से समझ में आएगा सवाल कहता क्या है। पहले सवाल के अर्थ को समझो, वो कहता क्या है, उसका कहना क्या है। तो आई होप कि आप सबको समझ में आया है और बेहतर तरीके से समझ में आया है ना। और जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो आगे एक्सरसाइज में मैं उसको और डिस्कस कर लूँगा, कुछ अगर कोई टॉपिक छूट गई होगी तो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, और लाइफ में बहुत आगे जाओ। यही शुभकामनाएं हैं आप सबके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।